ओके, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हमने ये डिस्कस तो किया कि आरबीसी में जो है हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को जो है कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। सो अब ये हेमोग्लोबिन बनता कैसे है, सो वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में स्टार्ट हो जाती है, जो कि आरबीसी की बिल्कुल फर्स्ट सेल्स होते हैं ना, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, तो उनमें स्टार्ट हो जाती है और रेटिकुलोसाइट स्टेज तक जो है ये प्रोडक्शन जो है होती रहती है। रेटिकुलोसाइट्स में एक दो दिन तक ये हेमोग्लोबिन जो है उसमें माइन्यूट अमाउंट बनता रहता है और ये जो है फिर जो है मेच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें जो है हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है। सही है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका वो है 16,000। हर एक चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 16,000। सही है, हेमोग्लोबिन चेन का। अच्छा, हेमोग्लोबिन जो है वो बनता कैसे है कि टू सक्सिनाइल सीओए जो है वो बनते हैं। सक्सिनाइल सीओए हमारे पास बनता है क्रिब साइकिल में से। क्रिब साइकिल से सक्सिनाइल सीओए बन जाता है। दो सक्सिनाइल सीओए एंड दो जो ग्लाइसिन होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं, पायरोल। वो एक पायरोल बनाते हैं। सही है। फिर फोर पायरोल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं प्रोटो पोरफायरिन 9 बनाते हैं। सही है। प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है ये असल में 4 पायरोल रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। सही। अच्छा, प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है ये आयरन के साथ मिलकर ये हीम बनाते हैं। सही है? अच्छा, फिर हीम जो है इसके साथ एक पेप्टाइड चेन जो है वो अटैच होता है और वो पेप्टाइड चेन और हीम जो है कंबाइन होके वो हेमोग्लोबिन का एक चेन बनाते हैं। अल्फा और बीटा और गैमा और डेल्टा जो भी चेन हो तो वो एक हेमोग्लोबिन चेन बनाते हैं। ऐसे फिर डिफरेंट चेन्स आपस में मिलते हैं और वो जो है हेमोग्लोबिन बनाते हैं। ऐसे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हेमोग्लोबिन चेन जो है अगर दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो हेमोग्लोबिन ए बनाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है हेमोग्लोबिन का। से यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएगा। ये जो है एक हेमोग्लोबिन का चेन है, ये हेमोग्लोबिन नहीं है। सही है, ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं है, ये सिर्फ उसका एक चेन है। हेमोग्लोबिन चेन में आप देखें तो यहाँ पे आपको ये जो है फोर जो है ये है पायरोल रिंग्स, ये और इसके साथ है एक आयरन से। तो ये जो है पूरा प्रोटो पोरफायरिन 9 है और उसके साथ एक पेप्टाइड चेन अटैच होता है और ये जो है हेमोग्लोबिन चेन बनाते हैं, अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा। सही है। तो ये पूरा एक हेमोग्लोबिन चेन है। फिर डिफरेंट चेन्स कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं, फोर डिफरेंट चेन्स कंबाइन होते हैं असल में और वो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सही है। तो अगर दो अल्फा एंड दो बीटा कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनेगा, हेमोग्लोबिन ए बनेगा, जो कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, सब यूनिट हेमोग्लोबिन चेन, इसमें बहुत कम ही डिफरेंसेस होती है हर एक चेन में, डिपेंडिंग ऑन द अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड पोर्शन। यहाँ पे आप देखिए ये पॉलीपेप्टाइड है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें। तो इसमें जो अमाइनो एसिड होता है वो सिर्फ इसके इस चेन को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। सही है। डिफरेंट टाइप से इसके अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन एंड डेल्टा चेन फिर चेन्स कंबाइन होकर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। मोस्ट कॉमन इसमें कौन सा है, हेमोग्लोबिन ए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 64,458 और ये किससे बनता है, दो अल्फा एंड दो बीटा चेन से। सही है। तो हर एक चेन में जो है एक आयरन एटम होता है। यहाँ पे आप देखिए ये एक चेन है ना पूरा, और इसमें सिर्फ एक ही आयरन है यहाँ पे। सही है। और एक आयरन अपने साथ जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर सकता है। सही है। सो हेमोग्लोबिन चेन में एक ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने हेमोग्लोबिन चेन्स होते हैं, फोर। सही है। तो फोर हेमोग्लोबिन चेन है, इसका मतलब है कि उसमें फोर आयरन होंगे और फोर आयरन जो है वो अपने साथ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे। सही है। सो हर एक हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, वो अपने साथ फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर सकता है। सही है। अच्छा, टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन चेन डिटरमिन करता है कि उसमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कितनी होगी या बाइंडिंग कैपेबिलिटी उसकी कितनी होगी। अगर चेन में थोड़ी सी भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो वो जो है सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर लेंगे। सही है। पूरे सेल को वो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को वो चेंज कर लेंगे अगर चेन में थोड़ी सी भी एबनॉर्मेलिटी है। फॉर एग्जाम्पल
सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये एक एनीमिया की एक टाइप है सिकल सेल एनीमिया, ये हम बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लें कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि उसमें एक अमीनो एसिड वेलिन की नहीं, ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वेलिन होता है। सही है, नॉर्मली उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है या ग्लूटामेट होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामेट की बजाय उसमें वेलिन होता है। और उस वजह से जो है जब उसमें अगर आप किसी बॉडी को एक्सपोज करते हैं फॉर लो ऑक्सीजन टू लो ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इलोंगेटेड क्रिस्टल्स होते हैं सेल के अंदर बन जाते हैं, और वो 15 माइक्रोमीटर्स के उसकी लेंथ होती है। सही है, तो जब इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जब भी ये क्रिस्टल जो है किसी नैरो कैपिलरी से पास होते हैं, ये सेल जिनमें ये क्रिस्टल्स होते हैं, वो जब भी किसी कैपिलरी से पास होते हैं तो वो जो है मेम्ब्रेन को रप्चर कर लेते हैं। सही है, और उसकी वजह से एनीमिया कॉज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्मल ब्लड सेल्स है जो कि बाइकनकेव शेप के होते हैं। अब सिकल सेल को आप देखिए तो वो जो है सिकल टाइप होते हैं। सही है, इसमें कितना डिफरेंस है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए हेमोग्लोबिन ए है, हेमोग्लोबिन का एक चेन है ना, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, सॉरी, हेमोग्लोबिन ए, जिसमें ग्लूटामेट होता है नॉर्मली। लेकिन अगर इस ग्लूटामेट की वजह इसमें वेलिन आ जाता है तो उसको फिर कहते हैं हेमोग्लोबिन एस। तो ये एक न्यू टाइप बन जाता है हेमोग्लोबिन का, जो कि सिकल सेल एनीमिया में होता है, इस वजह से इसको हेमोग्लोबिन एस कहते हैं। सिर्फ एक ही चेंज इसमें आ गया, 6 नंबर जो 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट पे आप देखिए तो सिर्फ ग्लूटामेट की बजाय जो है वेलिन है, और पूरा सेल जो है वो चेंज हो जाता है और उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और वो क्रिस्टल जो है वो आसानी से मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकते हैं। सही है, कम्बिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये जो है अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, और ये ऑक्सीजन जब हमने इससे पहले पढ़ा स्लाइड में कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो अपने साथ जो है वो 8 ऑक्सीजन एटम या 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर सकता है, लेकिन ये हमेशा ऑक्सीजन अपने साथ मोलिकुलर फॉर्म में जो है बाइंड करता है, आयोनिक फॉर्म में नहीं होता, एटम फॉर्म में नहीं होता, मोलिकुलर फॉर्म में होता है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन एटम बाइंड करता है। सो इसका जो बॉन्ड होता है ना, सो वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जो कि बहुत लूज बॉन्ड होता है। सो जब भी ये हेमोग्लोबिन टिश्यू में जाता है तो वहां पे उससे ये ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है, ये एक्सट्रीमली लूज बॉन्ड होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन होता है वो उसको प्रोवाइड कर देता है टू द टिश्यू। सही है, so the most important feature of hemoglobin molecule is its ability to combine loosely and reversibly with oxygen, not combine with the two positive bonds of iron and the hemoglobin molecule. Uh, bind loosely with one of the so-called coordination bonds of the iron atom, an extremely loose bond and easily reversible. सही है, so ये जो आयरन होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन में, ये ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होता है। सही है, और जब आयरन के साथ बाइंड होता है ये एक रिवर्सिबल बॉन्ड होता है और आसानी से ब्रेक हो जाता है टिश्यूज में, और टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन मेटाबॉलिज्म। सो आयरन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए बल्कि बॉडी के दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स बनाने के लिए भी, लाइक मायोग्लोबिन, कैटालेजेस, पेरोक्सीडेज, इसके अलावा साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस। सो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें इस आयरन की जो टोटल क्वांटिटी होती है बॉडी में, दैट इज 4 to 5 ग्राम्स, और उसमें जो है 65% इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन होता है, 4% इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन होता है, 1% जो है वेरियस हीम कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, 0.1% जो है वो प्रोटीन ट्रांसफरेन के फॉर्म में होता है। ट्रांसफरेन जो है ये एक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आयरन को ट्रांसफर करता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। सो ट्रांसफरेन जो है असल में आयरन को ट्रांसफर करने के लिए है। और 15 to 30% जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। फेरेटिन भी एक प्रोटीन है जो अपने साथ जो है आयरन को स्टोर करता है, और ये स्टोरेज कहाँ पे होती है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होती है या फिर लेवर में होती है, लेवर के पेरेन्काइमल सेल्स में होती है। सही है, तो आयरन जो है 4 to 5% टोटल है, और बाकी जो है वो कोई ना कोई टिश्यू जो है या कोई ना कोई एसेंशियल एलिमेंट जो है वो इसको यूज कर रहा होता है, जितना रह जाता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन।
ओके, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन। सो अब आयरन के ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज किस तरह होती है। आयरन जो है, जो हम फूड लेते हैं, सो उसमें आयरन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है, सही है। जब वो आयरन हमारे प्लाज्मा में जाता है, सो प्लाज्मा में एक बीटा ग्लोबुलिन होता है जिसको कहते हैं एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन इस आयरन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है और बना लेता है ट्रांसफेरिन, सही है। अब इस ट्रांसफेरिन जो है ये असल में एक प्रोटीन होता है जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, सही है। अच्छा, अब ट्रांसफेरिन क्या करता है कि ये इस आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स टिश्यूज। टिश्यूज में जो है ये ट्रांसफेरिन आयरन को रिलीज कर लेता है इन द टिश्यूज। सो वो इन द फॉर्म ऑफ फ्री आयरन होता है। जितना टिश्यू को जरूरत होती है आयरन की वो उसको यूज कर लेता है। अगर एंजाइम के लिए ज़रूरत है या हीम बनाने के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए अगर उसको ज़रूरत है, तो वो उस आयरन को यूज़ कर लेते हैं, सही है। जो एक्स्ट्रा आयरन होता है वो क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा आयरन एपोफेरेटिन के साथ बाइंड होता है, जो कि एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 460,000। अच्छा, वो जो है एपोफेरेटिन अपने साथ आयरन को बाइंड कर लेता है और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। फेरेटिन जो है ये एक इसको कहते हैं स्टोरेज आयरन। ये जो है प्राइमरी स्टोरेज सोर्स है जिसमें आयरन जो है वो स्टोर होता है, सही है। अच्छा, फिर जो है अगर आयरन बहुत ज्यादा है और एपोफेरेटिन और उसको स्टोर नहीं कर सकता अपने साथ, और आयरन को इसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसने उतना स्टोर कर लिया है एपोफेरेटिन ने, बाकी ये स्टोर नहीं कर सकता, तो वो आयरन क्या करता है कि वो आयरन इन द फॉर्म ऑफ हेमोसिड्रिन जो है वो स्टोर हो जाता है, सही है। अच्छा, हेमोसिड्रिन जो है ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम किसी भी माइक्रोस्कोप से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जो फेरेटिन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं और इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, सही है। सो जितना आयरन होता है वो प्राइमरी कहाँ स्टोर होगा, फेरेटिन के फॉर्म में। लेकिन जो एक्स्ट्रा आयरन है जिसको फेरेटिन एपोफेरेटिन स्टोर नहीं कर सकता, तो वो इन द फॉर्म ऑफ हेमोसाइड्रिन स्टोर हो जाता है, सही है। अच्छा जी, अब अगर बॉडी में जो है आयरन कम हो गया तो फिर क्या करता है कि फेरेटिन जो है वो फिर इस आयरन को रिलीज कर लेता है, और वो आयरन कहाँ पे जाता है, फिर से प्लाज्मा में जाता है और एपोट्रांसफेरिन के साथ मिलके वो ट्रांसफेरिन बना लेता है। और जहाँ पे भी इसकी जरूरत होती है, सो वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन उस टिश्यू को चला जाता है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, सो हेमोग्लोबिन जो है हमें उसके लिए भी आयरन की जरूरत होती है हीम पार्ट बनाने के लिए, सही है। तो क्या होता है कि ट्रांसफरिन जो है, यहाँ पे आप देखिए ट्रांसफरिन है, उसके साथ आयरन मिला हुआ है, सही है। तो ये ट्रांसफरिन अपने साथ आयरन को लेके ये कहा जाता है, ये जो एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं ना, उनके टिश्यू पे रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर अपने साथ ट्रांसफरिन को बाइंड कर लेते हैं, सही है। अब ये ट्रांसफरिन और रिसेप्टर ये दोनों एंडोसाइटोसिस के थ्रू एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर चले जाते हैं, फिर वहां पे आयरन रिलीज करते हैं, और वो आयरन क्या होता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पे उससे हीम बनता है, सही है। जो हेमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है ना, वो इससे बनता है, सही। अच्छा, अब आरबीसी जो है उसकी लाइफ तो 120 डेज तक होती है, सो फिर ये आयरन कहाँ जाएगा। अच्छा, 120 डेज के बाद क्या होता है कि आयरन जो है वो सॉरी, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उसका हेमोग्लोबिन डिग्रेड हो जाता है, और मैक्रोफेजेस जो है वो इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, सही है, और फिर जो है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, सही है। लेकिन उसमें जो आयरन होता है वो आयरन वापस से रिलीज हो जाता है, फ्री आयरन रिलीज हो जाता है, और वो आयरन क्या करता है कि वो या तो ट्रांसफेरेंट के साथ मिलता है और जहाँ पर बॉडी में उसकी जरूरत होती है वहां जाता है, या फिर जो है अगर बॉडी को जरूरत नहीं है तो वो क्या करता है कि वो आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन स्टोर हो जाता है, सही है। अच्छा, अब डेली लॉस ऑफ आयरन कितनी होती है बॉडी से, सो मैन से जो है 0.6 mg आयरन डेली लॉस होता है फीसिस में से। लेकिन अगर किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, कोई हेमरेज वगैरह